Hello to all, welcome to Raksha Academy. So, this is your mentor, Mrs. Doshika Sharma Chaudhary, and today I am here to start a part 2 of sound. हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर किया था साउंड का, सबने देखा भी होगा. जिसने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोस में, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड. साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है, साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. मीडियम वगैरह सब चीज़ हमने देखी थी, तो आप गो एंड वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो. तभी ये पार्ट 2 देखना है, वरना ऊपर से एकदम सफाट हो जाएगा सब अगर नहीं देखोगे पार्ट 1. नाउ चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले, हमने लास्ट में जब देखा था तो वहां पे देखे थे वेव्स के जो टाइप्स थे वो देख लिए थे. तो नाउ हम देखने वाले हैं कि अगर वेव की आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले इन वन लाइन तो आप क्या लिखोगे वेव की डेफिनेशन में. दैट वी हैव टू स्टडी. अब वेव क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है मीडियम के अंदर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है. क्यों मैं इसको बोल रही हूँ डिस्टर्बेंस, देखिए कोई मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल कोई मीडियम है आपका, ठीक है. अब उस मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है उस मीडियम के अंदर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जा रहा है विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. दैट मीन्स कि वहां पर क्या हो रहा है, इट में टेक द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिफॉर्मेशन और अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर. अभी यहाँ पे तो सब चीजें आपके एकदम दिमाग से गई होगी, क्या बोल दिया मैम ने. तो एक तरीके से सोचो, ये समझो कि जो वेव है उसके ही थ्रू ही हमारी जो वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कोई भी एनर्जी जा रही है, ठीक है, कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है. तो वो जो जो मीडियम में जो वो जो चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस जो चल रहा है, जिस मीडियम मीडियम कौन कौन से तरीके के थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, हमने देखे थे प्रीवियसली. देखे थे या नहीं देखे थे, नहीं देखे थे अगर आपने तो जाके वो वाले वीडियोस देख लो एक बार, ठीक है. अब यहाँ पे जो 3 मीडियम्स हैं आपके, उन मीडियम्स के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है जिसके कारण वो ट्रांसफर हो रहा है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है जो कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू वो कैरी कर रहा है उस एनर्जी को. तो दिस इज नोन एज अ वेव. अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो बहुत ही ज्यादा वो बोल गई, देखो यार इस तरीके का वेव होता है पैटर्न. अब ये मान लो कोई मीडियम है लाइक दिस, ठीक है, इसमें अगर ये कह रहा है इस मीडियम में डिस्टरबेंस है जो कि वेव के फॉर्म में, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म तक जाने के लिए क्या हो रहा है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और इसके अंदर कोई ना कोई एक एनर्जी कैरी करके जा रहा है, ठीक है. अब आ जाते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं. अब देखो हमने क्या समझ लिया कि वेव जो है वो एक्चुअली में एक डिस्टरबेंस का तरीका होता है मीडियम के अंदर. तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जो उस कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है किसी मीडियम के अंदर, उसमें अगर वो ऑसिलेट हो, ऑसिलेशन आए उसके अंदर, तो वो जो ऑसिलेशन आ रहा है ना, वो जो ऑसिलेट कर रही है जो मीडियम में वेव्स, वो कहलाती है हमारी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है. मतलब द वेव दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, ठीक है. क्या हो रहा है, कब ये आती है, कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट. कोई ऑब्जेक्ट है मीडियम का, वो ऑसिलेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. तो क्या हमारी साउंड वेव, क्या हमारी मैकेनिकल वेव है, यस दिस इज अ मैकेनिकल वेव. व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैकेनिकल वेव, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था. किसका एग्जाम्पल देखा था, इस तरीके से था, यहाँ पर ऐसे रबर टाइप थी, यहाँ पे पेंसिल एंड लगी हुई थी, और इसको अगर आप इसके फिंगर से अगर इसको पुल आउट करोगे तो बाद में इसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे और कुछ ना कुछ आपको साउंड आएगी. तो इसका मतलब वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं उसमें ऑसिलेशन आ रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है. एक हमने देखा था जो फोर्क वाला था, उसको अगर आपने हैंग करके रख दिया, उसको इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई फोर्क है तो उससे टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन आएंगे. तो वो उस तरीके की यहाँ पर क्या साउंड वेव कर रहा है, ऑसिलेशन आ रहा है. तो दैट मीन्स साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव. ये तो बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो. फिर से सुन लो मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिससे और दिमाग में क्लियर हो चीज, है ना. तो मैकेनिकल वेव आपकी क्या होती है, कब प्रोड्यूस्ड होती है, जब ऑब्जेक्ट ऑफ द मीडिया ऑसिलेट, ठीक है. तो साउंड वेव क्यों मैकेनिकल वेव है, क्योंकि आपने वो एग्जांपल्स जो आपने पढ़े थे, तो वहां पर जहां पर भी वाइब्रेशंस आते हैं दैट क्रिएट अ साउंड. अगर आपको
अगर आपको किसी भी चीज की आवाज हेयर करनी है तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे, चलो भले ही माइन्यूट फ्रैक्शन में क्यों ना हो, बट देयर इज सम वाइब्रेशंस देयर, तो दैट इज नोन एज साउंड वेव। तो साउंड वेव में ऑसिलेशंस होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, इसीलिए साउंड वेव क्या है, हमारी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दूसरा आपको एक इमेज दिख रहा है जिसमें वेव्स के दो टाइप दिख रहे हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरीके की होती है। दो टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, फर्स्ट वन इज transverse, second one is longitudinal, but in the case of electromagnetic wave there is only one wave in that is a transverse wave। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये वो वाली वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे पहले आप इसके नाम से ही इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, देखो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कह लो, मैग्नेटिक, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी होगा, मैग्नेटिक भी होगा, तो उस तरीके की वेव होगी ये तो बात आपको यहाँ से इसके नाम से ही समझ में आ जाएगी। तो ये वो वेव होती है जो ट्रेवल कर सकती है मीडियम से भी एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भी कर सकती है और मीडियम से भी कर सकती है। तो ये कौन सी वेव हो गई, सोचो सोचो समथिंग यू गेट। देखो, कभी भी ना अगर सन की भी लाइट आ रही है ना तो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है और किसी मीडियम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइट वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बट अगर लाइक साउंड, लाइट कैन बी सीन थ्रू सब्सटेंस और इन वैक्यूम, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको रेफर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हैं। क्या करते हैं, लाइट वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। साउंड वेव हमारी कौन सी वेव होती है गाइस, साउंड वेव हमारी होती है मैकेनिकल वेव। व्हाई, बिकॉज वो ऑसिलेट होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। लाइट क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये अगर इसका ये जो ट्रेवल करेगी जब, तो ये मीडियम से भी ट्रेवल हो सकती है और वैक्यूम से भी ट्रेवल हो सकती है। दैट्स व्हाई लाइट वेव इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो हमने ये वाले टाइप्स देखे, कौन से टाइप्स की बात कर रही हो, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो साउंड की, जब हमने साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो साउंड वेव क्या है, मीडियम से ट्रेवल करती है बट वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्लासीफाई नहीं होती है, इसीलिए मैकेनिकल वेव में क्लासीफाई होती है। क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए साउंड वेव क्या कहलाती है, हमारी मैकेनिकल वेव कहलाती है। क्यों, अब क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी एयर नहीं होती, तो मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रोपोगेट ही नहीं करेगा, जब कोई प्रोपोगेट ही नहीं करेगा तो साउंड भी नहीं आएगा। ये तो बात क्लियर होगी दिमाग में। अब हमने देखा था मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ बोथ दीज टू। तो यहाँ पर बोथ ऑफ दाम, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, तो अगर कोई भी वेव अगर वाइब्रेट कर रही है मोशन के डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। क्यों कह रहे हैं भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन होगा ना तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये प्रोपोगेट भी किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में करनी चाहिए, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहे हैं। तो साउंड वेव जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बिकॉज इसमें जो particles जो हैं of the medium vibrate in the direction which is parallel to the direction of the propagation of the sound wave। जिस डायरेक्शन में propagate हो रही है साउंड वेव, उसी डायरेक्शन में इसके जो क्या है, इसके जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट भी उसी, अगर प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं प्रोपोगेट। ठीक है, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन इज दिस और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी इज द सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो अब क्या है, क्योंकि हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था, टू एंड फ्रो की कंडीशन होती है हमारी साउंड वेव में, तो साउंड वेव हमारी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही प्रोपोगेट करेगी, तो मतलब टू एंड फ्रो, मतलब इस तरफ प्रोपोगेट करेगी, इस तरीके से प्रोपोगेट होती रहेगी टू एंड फ्रो कंडीशन में, तो जिस डायरेक्शन प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ
ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जस्ट लाइक इसका अपोजिट होगा। ये अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है अगर इस डायरेक्शन में, इस तरीके से डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है टू एंड फ्रो कंडीशन में, तो जो हमारी ट्रांसवर्स वेव जो है वो सिर्फ अपोजिट होगी, मतलब वर्टिकली कर रही होगी, परपेंडिकुलर कर रही होगी। परपेंडिकुलर किसके डायरेक्शन में होगी? अगर ये पैरेलल थी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसका पैरेलल का अपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो किसके परपेंडिकुलर चलेगी? किसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के डायरेक्शन के। मतलब प्रोपोगेशन का डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा, ठीक है, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो जो हमारा ट्रांसफर वेव का जो ऑसिलेशन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये तो होगी अप एंड डाउन मोशन में करेगी ये, और ये किस में करेगा? टू एंड फ्रो में। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ट्रांसफर वेव का एग्जांपल क्या हो सकता है? लाइट वेव। लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर आपको कुछ एक इमेज दिख रही है। वो इमेज क्यों यहाँ पर इंसर्ट की गई है? क्योंकि जब आप साउंड वेव पढ़ रहे हो उसमें आपने देखा कि साउंड वेव का जो ट्रेवल इस तरीके से करती है, जिस तरीके से स्विमिंग होते हैं लोग, लहरें जो होती हैं उस तरीके से ही ये ट्रेवल करती है। तो एक तरफ हमने ले लिया डेंसिटी, एक तरफ हो गया उसका डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ना, ये हमारा कहलाता है क्रेस्ट, ठीक है। और जितना भी डाउनवर्ड में है आपका ये वाला, ये कहलाता है हमारा ट्रफ, ठीक है। अब ये सी आर सी तो पता ही होना चाहिए, ये कौन सा है? मोर डेंसिटी, ठीक है, मोर डेंसिटी कंप्रेशन पढ़ा था। दिस इज रेयर फ्रैक्शन, दैट इज लेस डेंसिटी, ये पढ़ा था ना। सी इस तरीके से वेव ट्रांसफर कर रही थी, जब उसमें वॉइस जब आ रही थी स्पीकर से तो उस तरीके से पहुंचेगी, ठीक है। अब आपस से कोई पूछ ले, डिफाइन द क्रेस्ट इन द डायग्राम ऑफ साउंड। डिफाइन क्या करना है हमको? क्रेस्ट करना है। तो क्रेस्ट क्या होता है? जो पीक होता है, जो पीक होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जितना भी और जितना भी नेगेटिव वाला साइड में आएगा वो हमारा ट्रफ कहलाएगा। तो ट्रफ होता है क्रस्ट, पीक होता है हमारा क्रेस्ट। तो पीक ऑफ द कर्व इज नोन एज क्रेस्ट। इसका हम और डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। ट्रफ हो गया क्रेस्ट ऑफ द कर्व। ना जो साउंड वेव है आपकी, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेनली थ्री फैक्टर्स, दैट इज द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड। ऑब्वियसली साउंड वेव में आपका क्या क्या हो सकता है? एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ भी होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये दोनों है तो भैया टाइम पीरियड भी होगा, स्पीड। Now come to the section that is characteristics of sound. Now if we talk about the characteristics, जैसे थ्री फैक्टर्स तो हमें पता चल गए, क्रस्ट, वो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड साउंड। Now we are going to define one by one each of the characteristics of the sound. इसके अलावा भी जो है लाइक टाइम पीरियड वगैरह भी डिफाइन करेंगे क्योंकि 3 मार्कर्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं। If somebody asks about then define the amplitude of the curve, then what you have to define and what you have to tell that person, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द मीडियम, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस और मिनिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट कॉज्ड, जो बात मीडियम के अंदर आ रही है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ आप फिर से समझो। ये अगर आपका ग्राफ है, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एम्पलीट्यूड हमें क्या डिफाइन करेगा? इफ द साउंड क्या है, बहुत तेजी से आ रही है, लाउड है बहुत, या सॉफ्ट है, ठीक है, ठीक है। ये क्या पता चलेगा? अब देखो ये जो ब्लू वाला है दैट इज द हाई एम्पलीट्यूड, बहुत ऊंचा दिख रहा होगा आपको। ग्रीन वाला इज अ मीडियम, ठीक है। रेड वाला इज लो। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। अब क्या होगा? अब इसको फिर से अगर कोई डिफाइन करना चाहे, है ना, तो क्या हो जाएगा? साउंड वेव को हमने एक सिंपल देखा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टर्बेंस है उनका जो भी हमारा क्या है, उनकी जो वैल्यू है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर इफ समबडी आस्क दैट डिफाइन इन वन लाइन, देन द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द कर्व इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, एक कर्व दिख रहा है, वेव दिख रहा है ना आपको, लाइक दिस,
So this is amplitude, measure of the height. अगर आपकी भी हाइट जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से लर्न करने के लिए बता रही हूँ, दैट इज एम्पलीट्यूड. एक लाइन हमने क्या पढ़ी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट टेल अस दैट द जो साउंड वेव है दैट इज लाउड है या सॉफ्ट है. दैट मीन्स अगर हमको ये बता कौन रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है, दैट मीन्स लाउडनेस जो है वेव की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड. क्यों? क्योंकि हमें इससे ही पता चलता है कि जो वेव आ रही है दैट इज अ लाउड और सॉफ्ट. दैट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, जो हमारी लाउडनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का अगर ज्यादा रहेगा तो लाउडनेस भी हमारी ज्यादा रहेगी, अगर वो कम रहेगा तो जो साउंड है वो भी कम रहेगी. ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा लाउडर वॉइस आई, कोई बहुत ज्यादा चिल्ला के बोल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, दैट इज और भी ज्यादा हो सकता है. अगर कोई बस स्लो बोल रहा है तो इतना भी कम हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द जो उसकी वो किस तरीके से उसकी लाउडनेस आ रही है, कम है कि ज्यादा है. तो दिस काइंड ऑफ, ये वाला जो ग्राफ हो गया ये क्वाइटर हो गया, मतलब थोड़ा शांत हो गया, ये लाउडर हो गया. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड हमने डिफाइन कर लिया. नाउ कम टू द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की अगर बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, it is the time between the two consecutive compression or refraction to cross a fixed point is called time period of the wave. और क्या कह सकते हो, जो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर वन वेवलेंथ टू पास अ सर्टेन पॉइंट. मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड. मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन. अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, देखो अब ये देखो ये ग्राफ है. सो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. सो इट टेल अस व्हाट, ये क्या बताएगा, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड. इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड. ठीक है, एक बार में कितना वन कंप्लीट ऑसिलेशन उसने ट्रेवल किया थ्रू अ मीडियम, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. अगर आपका लॉन्गर पीरियड रहेगा टाइम पीरियड तो जनरली वो क्या है, लोअर पिच को बताता है. ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया टाइम पीरियड क्या होता है. इस ग्राफ में अगर देखोगे तो दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज अ टाइम पीरियड. इसके बाद ये वाला टाइम पीरियड. ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं हम, टाइम पीरियड पढ़ लिया, उसका डायग्राम भी समझ लिया. अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे. तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, जो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कंप्रेशन भी होंगे, रिफ्रैक्शन भी होंगे, पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ ऑसिलेशन में कौन सी चीजें आती है हमारी, कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शंस, यही आते हैं ना, पर यूनिट टाइम. ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया. अब यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है जिसमें आपको दिख रही है इस तरीके से, तो ये क्या है, ये किसका हो गया, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ज्यादा दूर दूर नहीं है, पास पास से. दैट मीन्स इट इज अ हाई पिच, क्योंकि इसने 1 सेकेंड में इतना बोल लिया, इतनी सारी वेव्स आ गई. और यहाँ पर ये 1 सेकेंड में, तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी है, लो पिच है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, जिसमें क्या होता है, टाइम हमारा होता है सेकंड में. ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हम लगाते हैं दैट इज इन हर्ट्स. नाउ कम टू द वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है, हमने फ्रीक्वेंसी देख ली है या, अब हमने फ्रीक्वेंसी भी देख लिया. नाउ कम टू द वेवलेंथ. देखो ये तो था, ये तो है हमारा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड. ठीक है, अब वेवलेंथ क्या है, इन ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज अ वेवलेंथ, यहाँ पे मेंशन है. मतलब दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेफ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ. ये तो रहा आपका कंप्रेशन. ठीक है, बात क्या, दो कंप्रेशन ले लो, दो कंप्रेशन ले लेते हैं हम. ये दो कंप्रेशन हो गए.
दो कंप्रेशन के बीच में, देखो कंप्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर के जो मार्कर में दूसरे फिगर में देखिए, दिस इज अ कंप्रेशन। इन दोनों कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ, चाहे वो कंप्रेशन का मान लो चाहे वो रेयरफैक्शन का मान लो, ठीक है, दैट इज वेवलेंथ। ओके, अगर पर्टिकुलर वन साइकिल की बात हो, वन ऑसिलेशन की बात हो, तो दैट इज अ टाइम पीरियड। अब नाउ कम टू द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो इट इज द मीटर, इट इज इन मीटर, इट इज इन मीटर। क्लियर, ये भी बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। अब एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, वेवलेंथ की, मीटर में हो गई, फ्रीक्वेंसी की किस में हो गई, हर्ट्ज में हो गई, टाइम पीरियड किस में हो गया, टाइम पीरियड किस में हो गया, सेकंड में हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसका फिगर हमने देखा जहां पर आपको दो पीक पॉइंट जो है वो आपको दिख गए, कंप्रेशन है, जो लोएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ है रेयर फ्रैक्शन, जिसको हम ट्रफ भी बोलते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में, दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज, इसको हमने बोल दिया वेवलेंथ हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाइट हो गई कर्व की, दैट इज द गाइस एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन है दैट इज 1 टाइम पीरियड, दैट मीन्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, तो एफ इक्वल टू 1/t हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की भी बात करें तो यहां पर भी हमने देख लिया था, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और क्या देखेंगे, जो बाकी बची हुई जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी हम पढ़ेंगे, लाइक पिचनेस वगैरह, जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे, सोनिक साउंड भी पढ़ेंगे, इको वगैरह पढ़ेंगे, ये हम कब पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, आपने पढ़ा कि हम वेव क्या होती है, एंड मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, फिर मैकेनिकल वेव के टाइप्स जो थे उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनके फिगर में किस तरीके से हम समझेंगे कि ये जो वेव है, अगर इसमें ये डिस्टर्बेंस अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो ये ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, अप एंड डाउन है तो गाइस कौन सा है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी तो टू एंड फ्रो कंडीशंस में होगा। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखे, जिसने एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया, कोई अब ग्राफ हमें दे देता है किसी वेव का तो अब हम समझ जाएंगे कि जो उसकी हाइट जो है वो हमें एम्पलीट्यूड बताता है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज डिफाइंड फॉर द टाइम पीरियड, एंड क्या हमने पढ़ा, टाइम पीरियड देख लिया हमने। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी, तो जिसमें हमने देखा कि अगर एक सेकेंड में उससे ज्यादा वेव्स आ गई है बहुत, तो वो हमारी हो जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर हो गई कम। फिर वेवलेंथ हमने देखा क्या होता है, तो दो कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस या फिर दो रेयरफ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ इन द ग्राफ, वो हमने समझा, ग्राफ देखा। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, दैट वी हैव स्टडी, दैट हमने क्या पढ़ा उसको कि एफ इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/t। ओके, तो हमने आज इतनी चीजों को कवर किया, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड अभी तक जो साउंड के वन पार्ट एंड जो दूसरा पार्ट आ चुका है उन दोनों को आप एक बार थॉरोली पढ़ लो, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो जो पिछला है वो पूरा दिमाग में घुसा हो, एकदम दिमाग में अच्छे से क्लियर हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द Raksha Academy. So all the best guys, have a good day.